नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टाफ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम एचएएस एग्जाम के लिए पीरियड 1905 से 1930 के बीच के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज एनल्ड इन 1911 प्राइमरली ड्यू टू। देखो सवाल कह रहा है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था 1905 में, उसे रद्द कर दिया गया था 1911 में। उसका कारण क्या था? सक्सेस ऑफ मुस्लिम लीग एडवोकेसी फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कामयाबी के साथ जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है वो मांग मनवा ली थी। दूसरा, वाइड स्प्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज एंड इकोनॉमिक लॉसेस फॉर द ब्रिटिश, प्रशासनिक इनएफिशिएंसीज या फिर प्रशासनिक जो कमियां थी और उनके चलते और इकोनॉमिक लॉसेस जो ब्रिटिश को हुए थे उसकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, मतलब उसको खत्म किया गया। या फिर सस्टेन इंपोर्टेंट स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट दैट शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम रिलीजन टू इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन। लगातार चलता हुआ स्वदेशी और बॉयकॉट आंदोलन जिसने जो है धार्मिक से आर्थिक जो है वो राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो ये कारण था पार्टीशन ऑफ बंगाल के खत्म किए जाने का। या ब्रिटिश गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ पार्लियामेंट रिफॉर्म, जो ब्रिटिश सरकार की जो कमिटमेंट थी पार्लियामेंट रिफॉर्म को की मांगों को लागू करने की, वो इसका कारण था। तो ये आपको बताना है कि इसमें क्या है सही आंसर। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑब्वियसली इसका रीजन था सी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट जो लंबा खिंचता जा रहा था, जहां शुरू में तो एक धार्मिक कुछ कारण थे, जैसे कि धार्मिक बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया था, लेकिन वो आर्थिक रूप से लोगों को एकत्रित करने में आगे कामयाब हुआ और यही एक रीजन था जिसकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में रद्द कर दिया गया, नल एंड वॉइड। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू किया था कर्जन ने, इसको 1911 में हटाया लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। लखनऊ पैक्ट जो है ये लैंडमार्क इवेंट कहलाता है भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में। क्यों? क्योंकि इसके जरिए परमानेंट कोलिशन सरकार बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था को कांग्रेस ने मान लिया और एक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जो है वो रखी गई। इसकी वजह से रेवोल्यूशनरी एजेंडा जो है वो बना मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मूवमेंट में कांग्रेस का, और ये पहला मौका था जब गांधी जी के मेथड सत्याग्रह के वो अडॉप्ट किए गए थे पूरे राष्ट्रवादी स्केल पर। देखो, तो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है ना, ये जाना जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग थी वो मान ली थी। किसकी? मुस्लिम लीग की। उनके साथ एक समझौता किया था मुस्लिम लीग के साथ, और दोनों ने ये तय किया था कि मिलकर दोनों जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रखेंगे, अलग अलग नहीं। ये था मुख्य बिंदु, यानी कि आपका आंसर इसमें है बी। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका बी है, ध्यान रखना आंसर बी है। इसमें अगर ए बी लगा हुआ है तो आप ठीक कर लेना, इसमें आंसर बी है, यहाँ पे गलत आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं, इसमें आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, इसमें बी आएगा। ठीक है, क्योंकि जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड रखने की बात थी, कोलिशन गवर्नमेंट की तो कोई बात ही नहीं हुई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था को मान लिया गया था लखनऊ पैक्ट में। देन योर आंसर इज बी। नेक्स्ट इज Montague-Chelmsford reforms of 1919 introduced diarchy in the provinces. The system was fundamentally flawed because it, अब देखो Montague-Chelmsford reforms 1919 में लाया गया था और इसमें कुछ फंडामेंटल खामियां थी, क्योंकि चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। क्योंकि इसने एक फेडरल स्ट्रक्चर बताया जो अनसूटेबल था यूनिटरी ब्रिटिश इंडिया के लिए। दूसरा, इसने रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट को अलग कर दिया था और ज्यादातर जो पावर है वो सरकार के पास रही या गवर्नर के पास रही। उसके अलावा इसने सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था जो मुस्लिम्स के लिए थी उसे खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से कम्युनल फ्रिक्शन हुआ। और इसने कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी प्रोविंसेस को इन फाइनेंशियल मैटर, क्रिएटिंग फिजिकल एनार्की। देखो इसका आंसर है, देखो हमें यह पता है कि ये हुआ था, ये रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाए गए थे, लेकिन फिर भी आखिरी जो हर चीज में, हर चाहे रिजर्व सब्जेक्ट हो चाहे ट्रांसफर, आखिरी डिसीजन मेकिंग गवर्नर के हाथ में रही थी। तो यानी इसका मतलब यह है कि यही एक सबसे बड़ी खामी थी इसके अंदर। देखो, पहला फेडरल स्ट्रक्चर जो है
ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं था। सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा दिया गया हो, ऐसा भी प्रोविजन नहीं था। और जो है वो कंप्लीट ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को मिली हो, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं था। यानी तो ये इसमें आपका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 to 22 was withdrawn abruptly after the चौरी चौरा incident. Most significant consequence of this decision was, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में जो है वो खत्म कर दिया गया था, हटा लिया गया था या चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। इसके बाद जो सबसे बड़ा असर पड़ा, कॉन्सिक्वेंस पड़ा, वो आपको बताना है। इमीडिएट ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, देखो पहला तो गलत है, डोमिनियन स्टेटस तो मिला ही नहीं कभी, भारत को कभी भी डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला, सीधा भारत आजादी हुआ और डोमिनियन स्टेटस को लेकर विवाद हुआ, लेकिन नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के समय पर तो कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। सिवियर और लॉन्ग लास्टिंग डीमोरलाइजेशन एंड डिसइल्यूजनमेंट अमंग द नेशनलिस्ट रैंक्स लीडिंग टू पॉलिटिकल वैक्यूम। देखो इससे क्या हुआ कि हाँ, डिमोरलाइज जरूर हो गए थे या डिसइल्यूजन हो गए थे राष्ट्रवादी लोग, और पॉलिटिकल वैक्यूम भी क्रिएट हुआ था इससे, बिल्कुल ठीक है। स्वराज पार्टी बनी आगे चल के जो है वो कांग्रेस में अलगाव हुआ, दूसरा अलगाव बोलते हैं, जो गया सेशन 1922 में देखने को मिला था हमें, जहां स्वराजिस्ट अलग हो गए थे और वहां पे सी राजा गोपालाचारी और जो के नेतृत्व में एक दल चाहता था कि भाई हम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव काम करें, अब हम काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा पक्ष चाहता था काउंसिल एंट्री करे, और इसी वजह पे उन्होंने कांग्रेस छोड़ भी दी थी। ठीक है, जिसमें एम ए अंसारी, अजमल खान, सी आर दास और हमारे मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट इज परमानेंट एक्सपल्शन ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस। देखो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि गांधी जी को कांग्रेस से हमेशा के लिए निकाला गया, ऐसा तो कोई इवेंट हुआ ही नहीं ना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। अब देखो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट तो एक ऐसी चीज है जो लगातार चलती रही, तो इसमें आपका आंसर जो सही है वो तो यही है, बी है आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रवादियों के लिए एक समस्या पैदा हो गई थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ठीक है, नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट 1920 सिग्निफिकेंट एज इट वाज। अब नेहरू रिपोर्ट बहुत सिग्निफिकेंट थी, उसका कारण देखो, पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय इंडियंस फॉर इंडिया डिमांडिंग डोमिनियन स्टेटस विद इन ब्रिटिश एम्पायर। मतलब इसमें पहला कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बनाया गया था भारतीयों के द्वारा भारत के लिए, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग थी। ये तो मुझे ठीक लग रहा है। बाकी देख लेते हैं। रिपोर्ट कमीशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू असेस द इंपैक्ट ऑफ द रोलेट एक्ट। ये जो रिपोर्ट है इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कमीशन किया गया था ताकि रोलेट एक्ट के इंपैक्ट को जायजा लिया जा सके। तीसरा, ऑफिशियल रिस्पांस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू साइमन कमीशन। ये जो ऑफिशियल रिस्पांस था इंडियन नेशनल कांग्रेस का साइमन कमीशन के अगेंस्ट। ये चौथा, अ ब्लूप्रिंट फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया प्रिपेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। अब देखो पहली बात तो जब साल लिखा 1928, तो आखिरी वाला तो गलत हुआ कि ये आजाद भारत की कोई स्कीम या कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का साइमन कमीशन को रिस्पांस, ये थोड़ा सा उस समय के हिसाब से तो सही बैठ रहा है, लेकिन एक चीज बताऊं आपको, साइमन कमीशन जब उसको लाने की बात हो रही थी या उसी समय पर नेहरू रिपोर्ट बनाए जाने का प्रोसेस भी शुरू हुआ, लेकिन वो लॉर्ड बिरकनहेड जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके चैलेंज की वजह से हुआ था। ठीक है, सीधा साइमन कमीशन का रिस्पांस नहीं था, और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट काफी लेट जो है वो ड्रॉ की थी, और तब तक तो नेहरू रिपोर्ट बन के जो है वो जमा भी की जा चुकी थी। देखो यानी कि ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट था जो इंडियंस के द्वारा इंडिया के लिए ड्राफ्ट किया गया था, और विद रिस्पांस टू द चैलेंज गिवन बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकनहेड, और इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, जिसको लेके कांग्रेस के अंदर विवाद भी हुआ था। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर ठीक है, आपका आंसर इसमें ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, साइमन कमीशन 1928 वाज बॉयकॉटेड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया बिकॉज। भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, क्यों? It was appointed to review the progress of Government of India Act 1919 but had no Indian member in it. ठीक है, पहला तो मुझे ठीक लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में आई थी उसकी प्रोग्रेस को जांचने के लिए आया था, और इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक लग रहा है मुझे। दूसरा, इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस इट एक्सक्लूडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कसिंग डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। इसके टर्म्स में कोई भी गुंजाइश नहीं थी डोमिनियन स्टेटस पर बात करने की। अरे साइमन कमीशन ने तो रिपोर्ट बनानी थी। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, उसके बाद बोला गया था कि अब से 10 साल बाद एक कमीशन आएगा जो अब तक जो लागू किए जा रहे रूल रेगुलेशन है उनकी जांच या समीक्षा करेगा। ठीक है, तो वो तो ठीक था। ठीक है, तो यानी मुझे पहला ही ठीक लग रहा है। तीसरा, इट वाज सीन एज अटेम्प्ट टू बाईपास द फाइंडिंग ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट
अब साइमन कमीशन 1928 में आया और उस साल नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार भी हो गई और साइमन कमीशन की रिपोर्ट बाद में बनी है। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट की फाइंडिंग, पहली बात नेहरू रिपोर्ट की फाइंडिंग, अब नेहरू रिपोर्ट तो एक ड्राफ्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फाइंडिंग्स क्या होंगी, उसकी फाइंडिंग्स के ऊपर साइमन कमीशन का कोई लेना देना ही नहीं था। साइमन कमीशन हैज नथिंग टू डू विथ नेहरू रिपोर्ट, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। इट रिकमेंडेड कंटिन्यूएशन ऑफ डायरकियल सिस्टम इन प्रोविंसेस, ये भी गलत, यानी आपका आंसर तो ए ही आएगा। ठीक है, चलो फेमस पूना पैक्ट 1932, 1932 का पूना पैक्ट किस वजह से हुआ था? क्योंकि पहला गांधी जी ने डेथ, फास्ट अंटिल डेथ किया था रामसिंह मैकडॉनल्ड के कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट, और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है जो देता था कम्युनल अवार्ड डिप्रेस्ड क्लास को। उसके अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज था ऑन इश्यू ऑफ रिजर्व सीट्स। ठीक है, ये है दूसरा कहता। तीसरा अग्रीमेंट बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले ऑन द मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। चलो चौथा, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू रिवोक पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिसीजन पार्टीशन ऑफ बंगाल को हटाने का 1911 में हुआ था। ठीक है, तो ये 1932 से क्या लेने देना, गलत। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले दोनों की 1932 से पहले डेथ हो गई थी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 में, बाल गंगाधर तिलक की 1919 में, कोई मतलब ही नहीं उनके बीच में कोई समझौता। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, पूना पैक्ट बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, ना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और हाँ ये ठीक है कि गांधी जी ने जेल से फास्ट अंटिल डेथ किया था जब ब्रिटिश सरकार ने वहां ब्रिटेन से कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी सभी पक्षों को, सभी जातियों को, कम्युनिटीज को भारत में सेटिस्फाई करने के लिए, और उनको कुछ न कुछ रिजर्वेशन ग्रांट किया गया था विद सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ऑल्सो अडॉप्टेड। तो इसी के अगेंस्ट डिप्रेस क्लास को जब दिया गया था तो गांधी जी ने फास्ट अंटिल डेथ किया ताकि उन्हें यह डर था कि हिंदू समाज में एक और अलगाव की स्थिति पैदा ना हो जाए। तो ये ठीक है। ठीक है, चल आंसर इज ए। बारदोली सत्याग्रह 1928 इज द की इवेंट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट एज इट। देखो बारदोली सत्याग्रह भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई नहीं, सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से, जब गांधी जी ने एक नमक की यात्रा की थी, मतलब साबरमती से दांडी के तट तक। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, ये नो टैक्स कैंपेन था जिसे वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया और सक्सेसफुली इसमें ब्रिटिश को फोर्स किया ताकि वो जो रेवेन्यू, जो टैक्स जो उन्होंने बढ़ाया था सरकार ने, उसको कम किया जाए, वापस लिया जाए। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, यही है इसमें आंसर। ठीक है, तो आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो बिल्कुल परफेक्ट इसी के बारे में बोल दिया इन्होंने, तो यही इसमें आपका आंसर भी है। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर। पीजेंट मूवमेंट टू बी सपोर्टेड बाय इंडस्ट्रियल क्लास, नहीं ऐसा नहीं है। लेट द एबॉलिशन ऑफ ट्रिब्यूट सिस्टम इन गुजरात, तो दूसरा ठीक है आपका। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लेटर नोन एज HSRA वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अर्ली रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स। अब HSRA पुरानी रेवोल्यूशनरी संस्थाओं से कैसे लगती, क्योंकि ये बाहर से काम करती थी इंडिया के, पहला नहीं, देखो इंडिया के बाहर नहीं, HSRA में भगत सिंह जी थे। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने उसे संयोजित किया था, उसमें जो बहुत सारे जो है यंग रेवोल्यूशनरीज, ये 1929 में बनी थी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। पहले जो लखनऊ में बनी थी जो पुरानी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, उसको ही रीफ्रेम किया गया था। HRA पहले 1924 में बनी थी, HSRA उसके बाद 1928 में बनी। ठीक है, चलो तो इसने सोशलिस्ट विजन, हाँ ये वाला मुझे पॉइंट ठीक लगा। देखो इसने आयरिश नेशनल और रशियन एनालिस्ट से जो है वो इंस्पिरेशन लिया था, या इसने इट एक्सप्लिसिटली एडेड सोशलिस्ट विजन। हाँ देखो अगर आप ध्यान से भी देखो, HRA जो है ना उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, HSRA में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जिसमें सोशलिस्ट विजन जो है वो जोड़ा गया था और मकसद था फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाना। बिल्कुल ठीक। ठीक है, इट बिलीव, और चौथा जो है बिलीव्ड इन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ टेररिज्म। अब ऑल्दो उनका तरीका कुछ भी था, उसमें मल्टीपल तरीके थे, उसमें सिर्फ एक कोई नहीं कि भाई कि जो है वो कोई किसी हिंसा के जरिए उन्हें करना था, उन्हें तो मकसद था अपना कि जो भारत को आजाद देना, फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाना। ठीक है, ये गलत, तो आपका आंसर है सी। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए चौथा वाला पॉइंट दिया है।
द फेमस रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सेशन इन। अब पूर्ण स्वराज कहां अपनाया गया था? सबको पता है जवाहरलाल नेहरू उसमें जो है वो उस सेशन के प्रेसिडेंट थे। लाहौर का ये सेशन था, रावी नदी के तट पे हुआ था और यहाँ पे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अपनाया गया था और पूर्ण स्वराज दिवस भी जो है वो रखा गया था 26 जनवरी 1930। इसी तारीख को फिर आखिरकार 20 साल बाद हमने उस तारीख के तौर पे चुना जिस दिन हमने बनाया 26 जनवरी 1950 को अपना रिपब्लिक डे। ठीक है, कमेमोरेट करते हुए पूर्ण स्वराज दिवस को। ठीक है, चलो यानी आंसर इज ए। नेक्स्ट, with reference to political development during 1925 to 29 consider the following statement। पहला, साइमन कमीशन was appointed in 1927 to review the progress of government of India 1919। ये वाला तो सही है क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन में किया, कमीशन was boycotted by all major Indian political parties because it had no Indian members। हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, यानी आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, चलो इन विच सेशन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट टुक प्लेस? बनारस 1905, कलकत्ता 1906, सूरत 1907 या लखनऊ 1916? देखो वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेशन है। बनारस का सेशन जहां नॉन कॉपरेशन स्वदेशी और बॉयकॉट को मंजूरी दी गई थी, जहां पे गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कलकत्ता दादा भाई नारोजी, यहां से ही बड़े विवाद शुरू हो गए थे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। ठीक है, 1907 में रास बिहारी घोष चुने गए और यहीं पर वो साजिश हुई थी जिसमें तिलक को जो है वो रोक दिया गया था और जानबूझ के जो वो नागपुर से बदल के सेशन सूरत में रखा गया था ताकि तिलक डिस्क्वालीफाई हो जाए और यहीं पे स्प्लिट हुआ था। ठीक है, और लखनऊ का सेशन 1916 में, ये हमें पता है, बिल्कुल ठीक है, लखनऊ पैक्ट भी हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से, जिन्होंने कांग्रेस के जो लोग बाहर चले गए थे यानी एक्सट्रीमिस्ट दल को वापस री इंडक्ट किया था। ठीक है, तो आंसर इज 1907। तो फाइनली ये हमारा सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम 1930 से 1947 तक के पीरियड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा है और आगे भी जो हमारे सेशंस होंगे वो भी आपको हेल्प करेंगे आगे के एंडेवर्स में। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय।